नमस्कार दोस्तों, मैं एलएसए रिंकू आप सभी का स्वागत करता हूं आज के पशुधन सहायक मॉडल पेपर क्लास में। दोस्तों, आज का मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं, तो सभी भाइयों के पास में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में एक सड़क विकास परियोजना की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई? दोस्तों, इस योजना की शुरुआत चेतक परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? 14 सितंबर 2010 को राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया? तो दोस्तों, यह 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को कहा जाता है? तो दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जो चूना पत्थर होता है उसे डोलोमाइट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तेल शोधन कारखानों में खनिज तेलों को साफ करने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, उनके लिए बेंटोनाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बेंटोनाइट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर कहां पाया जाता है? तो दोस्तों, यह बंसी पहाड़पुर में सर्वाधिक पाया जाता है बलुआ पत्थर, जिसे सैंडस्टोन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मांडो की पाल में पाया जाने वाला खनिज जिसका उपयोग कीटनाशक दवाइयां बनाने में किया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? फ्लोर्सपार। क्या बोलेंगे? फ्लोर्सपार, जिसका उपयोग मांडो की पाल में पाया जाता है और जिसका उपयोग कीटनाशक दवाई बनाने के लिए किया जाता है। किसका? फ्लोर्सपार का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है? तो दोस्तों, जो एस्बेस्टोस का है इसमें राजस्थान का एकाधिकार नहीं है, बाकी इन तीनों में राजस्थान का अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उदयपुर के बाबरमल स्थान में किस रंग का संगमरमर निकाला जाता है? जो उदयपुर का बाबरमल स्थान है वहां से किस रंग का संगमरमर निकाला जाता है? तो दोस्तों, वहां से गुलाबी रंग का संगमरमर निकाला जाता है बाबरमल स्थान से, जो उदयपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, जो राजस्थान का वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का जो वन्य जीवों की दृष्टि से स्थान है, दूसरा द्वितीय स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों, यह 23 अप्रैल 1951 को लागू किया गया। वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया राजस्थान में? 23 अप्रैल 1951 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पियूणा किस जीव की प्रजाति होती है? तो पियूणा जो होती है दोस्तों, सांप की प्रजाति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत की प्रथम बाघ परियोजना किस राज्य से प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से यह प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन, राजहंस पक्षी किस जिले का शुभंकर होता है? तो जो राजहंस पक्षी होता है दोस्तों, नागौर जिले का शुभंकर है। अगला क्वेश्चन, गठेल वन्य जीव किस जिले का शुभंकर है? तो दोस्तों, गठेल जो है चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दोस्तों गोकुंदा में हुआ था और कुंभलगढ़ के मादल महल में इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है
जो लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र होगा उसे थली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? थली के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है? तो दोस्तों जो चंबल नदी है ये कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई। तो दोस्तों इसकी आधारशिला 31 मार्च 1958 को रखी गई मेरे दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला 31 मार्च 1958 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़ करणी जी निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों ये सभी जो गंगा नहर है इसकी शाखाएं होती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है। आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक किस जाति का भाग है दोस्तों? मीणा जाति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया? तो दोस्तों यह 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। डीएमआरसी का कंप्लीट नाम पूर्ण रूप क्या होता है? डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा था? तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले कोटा बैराज बनाया गया था। कौन सा? कोटा बैराज। राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे पहले बनाया गया बांध कौन सा था? कोटा बैराज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदा नहर परियोजना की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना की राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर है, 74 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर कैलाश सांकला को जाना जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में लोक परिवहन सेवा का संचालन कब शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका संचालन 13 नवंबर 2015 को किया गया मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में आरएसआरटीसी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों राजस्थान में आरएसआरटीसी की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, रिडकोर का पूरा नाम है। रिडकोर का दोस्तों पूरा नाम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। रिडकोर का कंप्लीट नाम क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान मेरे लाडलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि भारत में प्रथम सड़क नीति लाने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों प्रथम सड़क नीति लाने वाला राज्य भारत में राजस्थान के द्वारा प्रथम सड़क नीति योजना लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति कब जारी की गई? तो दोस्तों यह 29 नवंबर 2016 को जारी की गई। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर सबसे पहले सड़क निर्माता दोस्तों शेरशाह सूरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के आधुनिक सड़कों का जनक किसे कहा गया? तो दोस्तों आधुनिक सड़कों का जनक मेगाडम को, और सबसे पहले सड़क निर्माता किसे कहा गया? शेरशाह सूरी को। आधुनिक सड़कों का जनक मेगाडम मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहां से हुआ था? तो दोस्तों टोंक 1952 से राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन किया गया था मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी? तो दोस्तों यह 2009-10 में प्रारंभ की गई हरित राजस्थान योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बूंदी जिले का शुभंकर होता है। बूंदी जिले का शुभंकर दोस्तों सुरकाब होता है। क्या होता है? सुरकाब मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। जो धौलपुर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है वो किस पर आधारित है दोस्तों? गैस के ऊपर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है, वह कौन सा गांव है जहां पर अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित की गई है दोस्तों? कवई बारा के अंदर अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों इसके अंतर्गत 11 जिले आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब लागू की गई दोस्तों? 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। कब? 18 दिसंबर 2019 को मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रोगी पशु की अनुभवों के आधार पर उपचार करना क्या कहलाता है? यानी जो पशु रोगी है उसका अनुभवों के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर अपन उपचार कर रहे हैं तो दोस्तों उसे इंपीरियल थेरेपुटिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंपीरियल थेरेपुटिक्स। एक्सपीरियंस के आधार पर पशु का इलाज करना इंपीरियल थेरेपुटिक्स मेरे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय औषध विज्ञान के पितामह हैं। दोस्तों अगर औषध विज्ञान का पितामह पूछ ले तो आपको आंसर लगाना है ओस्टवाल्ड, लेकिन इसमें पहुंच रहा है कि भारतीय औषध विज्ञान के पितामह, तो दोस्तों आंसर होगा रामनाथ चोपड़ा भारतीय औषध विज्ञान के जनक कहलाए गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में औषधि का नाम, औषधि बनाने का तरीका व औषधि वितरण की मात्रा तय की जाती है? तो दोस्तों फार्मेकोपिया के अंतर्गत इन सभी की मात्रा तय की जाती है। औषधि बनाने का तरीका, औषधि करने का वितरण और उसकी मात्रा और औषधि का नाम किसमें किया जाएगा? फार्मेकोपिया के दौरान मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि औषधि के माप तोल का अध्ययन कहलाता है। औषधि के माप तोल का अध्ययन दोस्तों मेट्रोलॉजी कहलाता है। औषधि के माप तोल का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? मेट्रोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विष का अध्ययन करना कहलाता है। विषों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा दोस्तों? टॉक्सिकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 ग्राम में कितने ग्रेन पाए जाते हैं? तो दोस्तों 1 ग्राम के अंदर 15 ग्रेन होते हैं। कितने ग्रेन होंगे 1 ग्राम में? 15 ग्रेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि औषधियों के भार व माप को कितनी विधियों द्वारा नापा जा सकता है? तो दोस्तों इन्हें 4 विधियों के द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रणाली में औषधियों को थोक स्तर पर क्रय व विक्रय किया जाता है? तो दोस्तों इंपीरियल प्रणाली के दौरान औषधियों को थोक स्तर पर क्रय एवं उनका विक्रय किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि औषधि का शरीर पर जैविक रासायनिक क्रिया प्रभाव व उसका दैहिक क्रियात्मक असर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे फार्मेको डायनेमिक्स बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? फार्मेको डायनेमिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक टेबल
चम्मच, एक टेबल चम्मच में कितना मिली होता है? तो एक टेबल चम्मच में दोस्तों 20 मिली होता है। कितना हुआ एक टेबल चम्मच में? 20 मिली मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डेजर्ट चम्मच में कितना मिली होता है? एक डेजर्ट चम्मच में दोस्तों 8 से 10 मिली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि औषधि मापन की किस प्रणाली में ड्राम नहीं होता है? तो दोस्तों जो इंपीरियल प्रणाली होती है इसमें ड्राम नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि औषधि मापन की किस प्रणाली में ग्रेन नहीं होता है? तो दोस्तों मैट्रिक प्रणाली के दौरान ग्रेन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से उपचार पर्ची में कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों उपचार पर्ची के 6 भाग बताए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से उपचार पर्ची का मुख्य भाग होता है? तो दोस्तों उपचार पर्ची का मुख्य भाग इनस्क्रिप्शन भाग होता है, जिसमें दवा की मात्रा व उसका नाम लिखा जाता है। इनस्क्रिप्शन भाग पर्ची का मुख्य भाग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पशु के उपचार हेतु जो पर्ची लिखता है उसमें RX लिखा हुआ होता है, उस उपचार पर्ची के भाग को कहते हैं। जिसमें RX लिखा होता है उसे भाग को क्या बोलेंगे दोस्तों? सुपरस्क्रिप्शन भाग बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चिकित्सक उपचार पर्ची में एक सांकेतिक भाषा में लिखते हैं कि पशु को औषधि कब कब देनी है, तो उस भाग को क्या बोला जाता है दोस्तों? उस भाग को बोला जाएगा सिग्नेचर भाग मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उपचार पर्ची के किस भाग में पशुपालक का नाम लिखा जाता है? पशुपालक का नाम उपचार पर्ची के किस भाग में लिखा जाता है दोस्तों? सुप्रा इनस्क्रिप्शन भाग में पशुपालक का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनस्क्रिप्शन के किस भाग में मुख्य औषधि होती है? तो दोस्तों इसमें मुख्य औषधि बेसिक ड्रग्स होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उपचार पर्ची के किस भाग में औषधि बनाने वाले को दिशा निर्देश दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये सब स्क्रिप्शन भाग में औषधि बनाने वाले को उपचार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी भी औषधि को दिन में 3 बार लेने के लिए पर्ची में कौन सा संकेत लिखा जाता है? तो दोस्तों उसके लिए टिड संकेत का उपयोग करेंगे मेरे दोस्तों। कौन सा? टिड। बिड का अर्थ होगा दिन में औषधि 2 बार मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उपचार पर्ची में इलेट का अर्थ होता है। उपचार पर्ची में इलेट का अर्थ दोस्तों कि दवा को चटनी के रूप में लिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह दवा जो नाक में डाली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों नाक में डालने जाने वाली दवा को कोलिनूरियम बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? कोलुनेरियम। ठीक है, और कोलिरियम किसे बोलेंगे? आंख में डाली जाने वाली औषधि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? वे औषधियां जो अवाष्पीकृत पदार्थों को जल में घोल करके बनाई जाती हैं, तो दोस्तों उन्हें लाइकोर्स बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? लाइकोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब किसी दवा को गुड़ आदि में मिलाकर के एक बेलनाकार आकृति बनाकर गाय भैंस को देना कहलाता है, तो दोस्तों उसे बोलस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? बोलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुत्ते में आईवी लगाने का
स्थान होता है? तो दोस्तों कुत्ते में आईवी सैफेनस वेन में लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि औषधि जो पीले रंग की होती है उसका संकेत होता है। तो दोस्तों उसका संकेत फेलोवम होता है। क्या? फेलोवम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वे औषधियां जो उल्टी को रोकती हैं, तो दोस्तों उन्हें एंटी एमेटिक औषधियां बोला जाएगा। जो उल्टी को रोकने का कार्य कौन सी औषधियां करेंगी? एंटी एमेटिक औषधियां मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से सिंपल परगेटिव का उदाहरण होता है। सिंपल परगेटिव का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? मैग सल्फेट जो होता है सिंपल परगेटिव का उदाहरण है मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वे औषधियां जो दूध की मात्रा को कम करती हैं उन्हें कहते हैं। दूध की मात्रा को कम करने वाली औषधियां कौन सी औषधि कहलाएंगी दोस्तों? एंटी ग्लूकोटाइकोजिस एंटीबायोटिक या औषधियां कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गोसीपोल नामक टॉक्सिन किसमें पाया जाता है? गोसीपोल नामक टॉक्सिन दोस्तों कपास की खल में पाया जाता है। किसकी खल में पाया जाएगा? कपास की खल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वे औषधियां जो आंख की पुतली का संकुचन करती हैं उन्हें क्या बोला जाएगा दोस्तों? माइकोटिक औषधियां बोला जाएगा। कौन सी औषधियां? जो आंख की पुतली का संकुचन करती है, माइकोटिक औषधियां मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वे औषधियां जो रक्त वाहिनियों का फैलाव करती हैं कहलाती हैं। तो दोस्तों उन्हें वैसा डाइयूलेटर्स बोला जाएगा। वैसा डाइयूलेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि औषधि देने का सबसे सुरक्षित माध्यम होता है। औषधि देने का सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है दोस्तों? पीओ मार्ग होता है दोस्तों औषधि देने का सबसे अच्छा मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पशुओं में टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा होता है? तो दोस्तों टीकाकरण के लिए जो सबकट मार्ग होता है, एससी मार्ग, ये सबसे अच्छा मार्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों किस मार्ग द्वारा औषधि को सीधा रूमन में डाला जाता है? तो दोस्तों इंट्रा रूमिनल मार्ग के द्वारा औषधि को सीधे ही रूमन में डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मल की निकासी के लिए मलाशय के मार्ग द्वारा तरल औषधि देना क्या कहलाता है दोस्तों? उसे एनीमा बोला जाता है। यानी मल निकासी के लिए मलाशय मार्ग के द्वारा जो तरल औषधि दी जाती है तो दोस्तों उसे एनीमा लगाना बोला जाता है या एनीमा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेटास्टाइटिस रोग होने पर किस मार्ग द्वारा पशु को औषधि दी जाती है? तो दोस्तों मेटास्टाइटिस हो जाने के बाद में उसे इंट्रा मेमरी आईएम माध्यम से उसे वैक्सीन या औषधि दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उपचार पर्ची में पीसी का अर्थ होता है। तो दोस्तों पीसी का अर्थ होता है खाने के बाद में दवा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक का उदाहरण होता है। नीचे आपको 4 औषधियां दी गई हैं, इनमें से आपको एंटीबायोटिक छांटनी है। तो दोस्तों जो टेट्रासाइक्लिन होती है यह एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से प्रशांतक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से प्रशांतक का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? मेप्रोबेमेट जो होता है प्रशांतक होता है मेप्रोबेमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दर्द रहित मौत देने का कार्य करने वाली औषधियां कहलाती हैं। तो दोस्तों उन औषधियों को यूथेनेसिया बोला जाएगा। दर्द रहित मौत देने वाली औषधियां यूथेनेसी औषधि बोली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से स्तंभक का उदाहरण होती हैं। तो दोस्तों केओलिन और टेनिक अम्ल, केओलिन और जो टेनिक अम्ल होता है ये स्तंभक का कार्य
करती हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में संकुचन बढ़ाने वाली औषधियां कहलाती हैं। तो दोस्तों इन औषधियों को इकोबोलिक्स औषधियां बोला जाएगी, जो गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में संकुचन बढ़ाने का कार्य करती है, इबोलिक्स औषधियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से डाययूरेटिक्स का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से डाययूरेटिक्स का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? फोरासेमिड होता है, फोरासेमिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि त्वचा पर लगाई जाने वाली औषधियां जो रक्त परिसंचरण बढ़ा करके दर्द एवं जलन को कम करती हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा दोस्तों? उन्हें बोला जाएगा काउंटर रिटेंस औषधियां। क्या बोला जाएगा? काउंटर रिटेंस औषधि। ठीक है, जो त्वचा की परिसंचरण बढ़ा करके दर्द एवं जलन को कम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरिनरी एंटीसेप्टिक का उदाहरण होता है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक का उदाहरण दोस्तों नैलॉक्सोडिक एसिड, एक्सामीन और नेट्रोफ्रंक्शन भी होता है। उपयुक्त सभी जो होते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरंडी विषाक्तता की प्रति औषधि होती है। तो दोस्तों इसकी प्रति औषधि रेसिन एंटी सीरम होती है। अरंडी विषाक्तता की प्रति औषधि कौन सी होगी? रेसिन एंटी सीरम मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पाचन तंत्र को मजबूत करती है व जीवाणुओं को मारती है। तो दोस्तों जो एलोवेरा औषधि होती है यह पाचन तंत्र को मजबूत करती है और जीवाणुओं को मारने का कार्य भी करती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पशु के पेट में अपच व गैस को कम करने वाली औषधि होती है। तो दोस्तों जो इलायची होती है यह पशु के पेट में अपच व गैस को कम करने वाली औषधि होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि गांजा, चरस, भांग किस पादप से प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों ये कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त की जाती हैं। कैनाबिस सैटाइवा से गांजा, चरस, भांग आदि पादप प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से एंटीहिस्टामिनिस का उदाहरण होता है। तो दोस्तों एंटीहिस्टामिनिस का उदाहरण कौन सा है? सेक्रेटिन जो है एंटीहिस्टामिनिस का उदाहरण है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंटीस्पाज्मेडिक का उदाहरण है। एंटीस्पाज्मोडिक का उदाहरण कौन सा होता है दोस्तों? एट्रोपाइन इसका उदाहरण होता है, एंटीस्पाज्मोडिक का एट्रोपाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अफीम को किस पादप से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसे पेपेवर सोमेनिफेरम पादप से प्राप्त किया जाता है। अफीम को किसे? पेपेवर सोमेनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि खांसी को ठीक करती है। तो दोस्तों जो कोडीन औषधि होती है खांसी को ठीक करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूत्र जनन मार्ग द्वारा औषधि देते हैं। जो डोइच औषधि होती है उसे मूत्र जनन मार्ग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस औषधि में तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से संदमित हो जाता है। तो दोस्तों किससे होता है? मोरफिन जो औषधि होती है यह सीएनएस तंत्रिका तंत्र को पूर्ण रूप से दोस्तों संदमित कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि नक्स वोमिका को किस पादप से प्राप्त किया जाता है। नक्स वोमिका को दोस्तों किस पादप से प्राप्त किया जाता है? स्ट्राकैनास नुक्स वोमिका से नक्स वोमिका को प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुक्रोज या शर्करा में निर्मित औषधि को कहते हैं। तो दोस्तों उसे सिरप बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? सिरप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि निम्नलिखित में से ग्राम पॉजिटिव सूक्ष्म जीवाणु पर असर डालने वाली औषधि कौन सी होती है? तो दोस्तों ग्राम पॉजिटिव जो सूक्ष्म जीवाणु पर असर डालेगी वो औषधि होती है पेनिसिलिन औषधि ग्राम पॉजिटिव सूक्ष्म जीवाणु के ऊपर अपना असर डालती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से ग्राम नेगेटिव सूक्ष्म जीवाणुओं पर प्रभाव डालने वाली औषधि होती है? तो दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन ये दोनों की दोनों ग्राम नेगेटिव के ऊपर अपना असर डालती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि जीवाणुओं में कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा करके जीवाणुओं को रोकती है? तो दोस्तों कौन सी औषधि रोकती है? पोलीमाइसिन बी। पोलीमाइसिन बी औषधि जो होती है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा करके जीवाणुओं को अंदर आने से रोकने का कार्य करती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का कार्य कौन सी औषधि करती है? तो दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही औषधियां कार्य करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, औषधि जो जीवाणुओं में डीएनए संश्लेषण को रोकती है, ऐसी कौन सी औषधि है जो जीवाणुओं में डीएनए संश्लेषण को रोकने का कार्य करती है? तो दोस्तों एनराफ्लोक्सिन व कैप्राफ्लोक्सिन दोनों की दोनों डीएनए संश्लेषण को रोकने का कार्य करती हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंड स्पेक्ट्रम एमिनोग्लाइकोसाइड है? निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंड स्पेक्ट्रम एमिनोग्लाइकोसाइड औषधि होती है? तो दोस्तों जो जेंटामाइसिन होती है यह एक्सटेंड स्पेक्ट्रम एमिनोग्लाइकोसाइड औषधि होती है। कौन सी? जेंटामाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि ब्रोंकडाइलेटर की तरह कार्य करती है? कौन सी औषधि दोस्तों ब्रोंकडाइलेटर की तरह कार्य करती है? तो दोस्तों एमिनोपोलिन और थियोपोलिन जो होती है दोनों की दोनों ब्रोंकोडाइलेटर की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक नहीं होती है? तो दोस्तों जो सल्फा ड्रग्स होती हैं ये एंटीबायोटिक नहीं होती है, बाकी ऑक्सीटोसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये दोनों की दोनों ही एंटीबायोटिक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैक्टीरियोस्टेटिक का उदाहरण होता है? तो दोस्तों बैक्टीरिक स्टैटिक का जो उदाहरण होता है टेट्रासाइक्लिन होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि पशु द्वारा, क्वेश्चन क्या है, पशु द्वारा त्वचा पर लगी हुई बाह्य परजीवी व फैक्ट्रियों के अपशिष्ट द्रव्य को चाटने से कौन सी विषाक्तता होती है? पशु के बाह्य परजीवी व फैक्ट्रियों के अपशिष्ट द्रव्य होते हैं उनको चाटने से दोस्तों कौन सी विषाक्तता होगी? आर्सेनिक विषाक्तता मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किस विषाक्तता में दांत पीले व हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? तो दोस्तों किस विषाक्तता में दांत पीले व हड्डियां कमजोर होती हैं? फ्लोराइड विषाक्तता के दौरान दांत पीले व हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1% मेथिलीन ब्लू द्वारा किस विषाक्तता का उपचार करते हैं? तो दोस्तों नाइट्राइट विषाक्तता का उपचार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोलिब्लेडिनम विषाक्तता की प्रति औषधि होती है? तो दोस्तों इसकी प्रति औषधि कॉपर सल्फेट होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस विषाक्तता में पशु अंधा होकर के मर जाता है? तो दोस्तों HG विषाक्तता के अंदर जो पशु होता है अंधा होकर के मर जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फ्लूक को मारने वाली औषधि होती है। फ्लूक को मारने वाली औषधि दोस्तों एंटीथोरामेक्टोडाइल औषधि होती है, एंटीथोरामेक्टोडाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाचन तंत्र के कृमि को नष्ट करती है। तो दोस्तों पाचन तंत्र के कृमि को नष्ट एंथेलेमिनेटिक्स औषधि होती है, एंथेलेमिनेटिक्स औषधि पाचन तंत्र के कृमि को नष्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यूरिया की विषाक्तता में दिया जाता है। तो दोस्तों उसे 5% एसिडिक एसिड दिया जाता है यूरिया की विषाक्तता के अंदर मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि होती है। तो दोस्तों जो तारपीन का तेल होता है एंटीजाइमेटिक प्रकार की औषधि होती है। तारपीन का तेल एंटीजाइमेटिक प्रकार की औषधि होती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फीता कृमि को मारने वाली औषधियों को कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें एंटीसिस्टोडाइल बोला जाता है, एंटीसिस्टोडोल फीता कृमि को मारने वाली औषधियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जेंटामाइसिन किस कवक से प्राप्त की जाती है। जेंटामाइसिन दोस्तों पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सड़े गला आहार में कौन सी विषाक्तता पैदा होती है। सड़े गले आहार में दोस्तों कौन सी विषाक्तता उत्पन्न होगी, अल्फा टॉक्सिन विषाक्तता। तो दोस्तों ये आज का हमारा मॉडल पेपर था। जिस भी भाई को अच्छी लगी हो क्लास, सभी पशुधन सहायक भाइयों के पास में एक बार शेयर जरूर कर दे। ठीक है।